हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक था, जो पिछले लेक्चर में हमने इंडियन ज्योग्राफी को देखा, तो हम अभी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की भू आकृतिक विभाजन या भू आकृतिक विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। इसी क्रम में हमने देखा कि उत्तर में भारत के जो हम भू आकृतिक विभाजन करते हैं या फिजियोलॉजिकल डिवीजन करते हैं, तो सबसे उत्तर में है हमारी हिमालय, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमाला या हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को हम 4 समानांतर श्रेणी में बांटकर देखते हैं। तो 4 समानांतर श्रेणी में जो हम हिमालय को बांटते हैं दोस्तों, तो पहला था हमारा सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके पश्चात महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, उसके पश्चात उसके दक्षिण में हमारा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मिडिल हिमालय, और सबसे लास्ट में हमारा शिवालिक हिमालय या लोअर हिमालयज। तो इसी क्रम में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने ग्रेट हिमालय को कवर किया कि ग्रेट हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, उसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इत्यादि को हमने देखा। तो आइए हम आगे देखें। ग्रेट हिमालय के पश्चात जो हमारा अगला आता है हिमालय का, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में हमारी कौन सी संरचना है। ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में मिडिल हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना है दोस्तों, वह है एमसीटी। क्या कहते हैं उसे? एमसीटी। जैसा हमने देखा था, आइए देखें। यह था हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसके पश्चात महान हिमालय, उसके पश्चात महान हिमालय के बाद है हमारा मिडिल हिमालय, और सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय। यह हमारा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से, मध्य हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना थी दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? एमसीटी। और उसी प्रकार शिवालिक हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करने वाली संरचना है एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय हमने कवर कर लिया था दोस्तों। ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को हमने कवर कर लिया था। आगे हम देखेंगे, एमसीटी को जान लेते हैं पहले, उसके पश्चात हमारा जो टॉपिक है मिडिल हिमालय को देखेंगे। तो एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मिडिल हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना है उसे हम एमसीटी कहते हैं। मिडिल हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम एमसीटी। तो पहले हम देखते हैं एमसीटी क्या है। एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। एमसीटी से ही जो है दोस्तों, एमसीटी से ही हमारी एक महत्वपूर्ण नदी है झेलम, जो एमसीटी से गुजरती है, और एमसीटी को ही हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के नाम से हम जानते हैं इसे। कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली। घाटी किसे कहते हैं दोस्तों? दो पर्वतों के बीच का जो गहराई है या गहरे मैदानी भाग को, दो पर्वतों के बीच के जो मैदानी भाग है उसे हम घाटी कहते हैं, जिससे होकर नदियां प्रवाहित होती है या मैदानों का निर्माण हुआ है, तो इसे हम कश्मीर घाटी कहते हैं। कश्मीर घाटी में ही दोस्तों हमारा श्रीनगर पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और कश्मीर घाटी में अलगाववादी संगठन भी काफी कार्यरत है, जहां हमारे सुरक्षा बलों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखें कश्मीर घाटी की संरचना क्या है। कश्मीर घाटी से होकर झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रभावित होती है। झेलम रिवर कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है। तो यह सबसे पहले अनंतनाग
अनंतनाग से कश्मीर घाटी में झेलम प्रवेश करती है। उसके पश्चात श्रीनगर से होते हुए बुलर झील, बुलर लेक से गुजरती हुई कश्मीर घाटी, झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी में अनंतनाग से प्रवेश करती है। श्रीनगर से होते हुए बुलर झील से होते हुए बारामूला के समीप पाकिस्तान में पड़ता है। यह क्षेत्र पाकिस्तान, आधा क्षेत्र बारामूला का पाकिस्तान में पड़ता है। तो यह बारामूला के समीप भारत से बाहर हो जाती है। भारत में जो कश्मीर घाटी में यह बाहर हो जाती है। तो क्या क्या देखा हमने, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर गुजरती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर गुजरती है, अनंतनाग के समीप भारत में प्रवेश करती है, कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है झेलम नदी श्रीनगर से होते हुए। अर्थात एक हमारा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि श्रीनगर शहर जो है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, वह झेलम नदी के तट पर है। उसके पश्चात बुलर झील से होते हुए बारामूला के समीप बाहर निकल जाती है कश्मीर घाटी से। बुलर झील जो है दोस्तों, बुलर झील यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की, सॉफ्ट वाटर की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है, झील अर्थात लेक। सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की बुलर झील। ठीक है दोस्तों, यह हो गया हमारा एमसीटी। इसके पश्चात जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अगला हमारा क्या है टॉपिक, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। यहां आपने देखा श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, बुलर झील भारत में मीठे पानी की झील है। एमसीटी की यह संरचना है, एमसीटी की यह संरचना है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय को। एमसीटी या कश्मीर घाटी में सैफरन या केसर की खेती के बारे में सुना होगा आपने। कश्मीर घाटी में केसर की खेती के बारे में आपने सुना होगा। कश्मीर घाटी में झेलम नदी द्वारा लाए गए हिमानी जलोढ़ एलुवियल निक्षेप या सेडिमेंट को, निक्षेप या मृदा को, हिमानी जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं केरेवा। क्या कहते हैं दोस्तों, केरेवा। यह एक मृदा है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप के द्वारा जो मृदा का निर्माण होता है उसे हम, झेलम नदी द्वारा लाए गए हिमानी जलोढ़ निक्षेप को हम केरेवा कहते हैं। यही जो मृदा है दोस्तों, यह केरेवा सॉइल जो है, यही केसर की खेती के लिए, केसर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हमने क्या देखा, कश्मीर घाटी में केसर की खेती होती है, सैफरन की खेती होती है, और कौन सी मृदा में होती है, केरेवा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केरेवा मृदा कहां पाई जाती है, या केरेवा मृदा का निर्माण, केरेवा सॉइल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो यह जो है हिमानी जलोढ़ निक्षेप, आइस के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा या जल के द्वारा नदी जो है, जो मृदा का निक्षेप लेकर आया जाता है, लेके आती है झेलम नदी, उसे हम कहते हैं दोस्तों केरेवा, और जहां केसर की खेती होती है। यह हो गया हमारा एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब हम मिडिल हिमालय को देखते हैं। आइए, मिडिल हिमालय हमारा, हिमालय की जो है, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में मिडिल हिमालय है। या समानांतर रूप से देखें तो यह तीसरी संरचना है हिमालय की, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं इसे, लघु हिमालय, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मिडिल हिमालयस। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की बात करें दोस्तों, तो यह जो है महान हिमालय के दक्षिण में है।
जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर नेपाल तक है। जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर कहां तक है? नेपाल तक इसका विस्तार दिखता है हमें। तो इसी प्रकार हम इसको अलग अलग राज्यों में बांटकर देख लेते हैं कि हिमालय की जो संरचना है, मध्य हिमालय की मध्य हिमालय की 4 पर्वत श्रेणी है, पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज है, जिसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यह जो है मिडिल हिमालय की, इस प्रकार मिडिल हिमालय की 4 माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है। मिडिल हिमालय की 4 पर्वत श्रेणी है। इसे हम, एक है पीर पंजाल, पहला है पीर पंजाल, दूसरा है हमारा धौलाधर, तीसरा है हमारा नागटिबा या नागटिबा कहते हैं, और चौथा है महाभारत श्रेणी। इस प्रकार यह हमारा मध्य हिमालय, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर हमें नेपाल तक दिखता है। यह हो गया हमारा दोस्तों महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके दक्षिण में ये 4 पर्वत श्रेणी है। तो इसका नाम देखा हमने, पीर पंचाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत श्रेणी है। इसको हम देखें तो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर राज्य में इसे पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिबा, और नेपाल में महाभारत श्रेणी है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत देख लिया हमने किन किन राज्यों में है। पीर पंजाल में एक प्रमुख दर्रा है। पीर पंजाल में एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा दोस्तों। बनिहाल दर्रा जो है, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर या कश्मीर से जोड़ती है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे में ही जो है दोस्तों एक प्रसिद्ध सुरंग बनाया गया है जिसे हम जवाहर सुरंग कहते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रे पे बना हुआ जवाहर सुरंग है हमारा दोस्तों। तो देखा आपने, यह मध्य हिमालय की संरचना है जिसको हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से देखते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत श्रेणी। बनिहाल दर्रे की बात हो गई। यह जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। यहां पर एक सुरंग बना है, जवाहर सुरंग। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई और इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। हिमालय की जो संरचना है दोस्तों, तो हमने देखा पहले कि महान हिमालय के पश्चात मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इनकी ऊंचाइयां भी जो है महान हिमालय की अपेक्षाकृत कम है। इनकी ऊंचाइयां क्या है? महान हिमालय की अपेक्षाकृत कम है। तो महान हिमालय की हमने औसत ऊंचाई देखी थी 6000 किलोमीटर है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई देखें, औसत ऊंचाई इसकी है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच। इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों, महान हिमालय से इसकी चौड़ाई भी कम है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। ये हो गई इसकी चौड़ाई की बात। मध्य हिमालय के पश्चात जो हमारी तीसरी संरचना होती है, तीसरा हिमालय का जो समानांतर श्रेणी है, वह कौन सा है दोस्तों? शिवालिक हिमालय। और मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करने वाली संरचना क्या है? MBF। क्या है दोस्तों? MBF मेन फ्रंट फॉल्ट फ्रंट
जो है एमबीएफ जो है मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना क्या है? एमबीएफ। एमबीएफ मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना है एमबीएफ। एमबीएफ मेन बाउंड्री फ्रंट। मेन बाउंड्री फ्रंट है जो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। यह एमबीएफ क्या करती है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है। मेन बाउंड्री फ्रंट की बात करें दोस्तों तो इसे दून घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? दून घाटी। दून घाटी। दून घाटी। दून घाटी को ही उत्तराखंड राज्य में, दून घाटी को उत्तराखंड राज्य में दून कहते हैं, देहरादून और इस प्रकार और सारे दून है। दून घाटी कहते हैं इसे, दून घाटी कहते हैं उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में इसे कहते हैं हम, जम्मू कश्मीर राज्य में हम दून घाटी को क्या कहते हैं? उधमपुर कोटली। उधमपुर कोटली। उधमपुर कोटली की घाटी। उधमपुर कोटली की घाटी कहते हैं इसे दोस्तों। उधमपुर कोटली की घाटी किसे कहते हैं हम? दून घाटी को। या मेन बाउंड्री फ्रंट की जो संरचना है उसे हम दून घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में दून घाटी और जम्मू कश्मीर में उधमपुर कोटली की घाटी कहते हैं इसे। इसके पश्चात हमारा अगला है शिवालिक हिमालय। अगला क्या है? शिवालिक हिमालय। अगला है हमारा शिवालिक हिमालय। अगला क्या है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की बात करें दोस्तों तो इसका विस्तार जो है पोटाबार बेसिन से लेकर, पोटाबार बेसिन से लेकर, पोटाबार बेसिन से लेकर, पोटाबार बेसिन से लेकर दिहांग गॉर्ज तक है। कहां तक है? दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज किसे कहते हैं देखेंगे अभी हम। पोटाबार बेसिन, पोटाबार बेसिन क्यों कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की संरचना को घाटी कहते हैं या बेसिन कहते हैं या वैली कहते हैं, सारी संरचना एक है। दो उच्च भूमि की जो बीच की संरचना होती है, जो बीच की गहराई वाली संरचना होती है उसे बेसिन कहते हैं। जैसा आप सब घर में बेसिन, वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो संरचना है दोस्तों गहरी संरचना है, तस्तरीनुमा संरचना है, तो उसे हम बेसिन कहते हैं। इसी प्रकार यह बेसिन है। इसके दो उच्च संरचना है, तो उत्तर में है इसके पोटाबार, पोटाबार का पठार, पोटाबार पठार या पोटाबार प्लेटू, और दक्षिण में है सॉल्ट रेंज, साल्ट रेंज, साल्ट पर्वतमाला, सॉल्ट रेंज। यह जो है क्षेत्र पाकिस्तान में अवस्थित, पोटाबार बेसिन और यह संरचना पाकिस्तान में, अर्थात शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वह पाकिस्तान से लेकर दिहांग गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश तक है दिहांग गॉर्ज, अरुणाचल प्रदेश तक। यह तो हो गया हमारा विस्तार। इसके विस्तार की बात हो गई दोस्तों। दिहांग गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग गॉर्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। गॉर्ज किसे कहते हैं दोस्तों? गॉर्ज नदियां जब पर्वत को काट कर भी आकार की घाटी बनाती है, गहरी घाटी, इस प्रकार की घाटी बनाती है भी आकार की घाटी। ये मान लिया हमने माउंटेन है, ये माउंटेन है। इसको जो काट कर नदियां यहां से प्रभावित होगी, गहरी घाटी को, भी आकार की गहरी घाटी को ही गॉर्ज कहते हैं, दिहांग गॉर्ज। यहां से ही ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। दिहांग गॉर्ज से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा ही असम और बंगाल के मैदानों का निर्माण हुआ है। यह तो हो गया हमारा दोस्तों शिवालिक हिमालय की बात। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई मध्य हिमालय से भी कम होगी। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है शिवालिक हिमालय की
यह जो है मध्य हिमालय से भी कम है, मध्य हिमालय से कम, और यह तकरीबन 2000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 2000 मीटर लगभग औसत ऊंचाई इसकी है। 2000 मीटर लगभग इसकी औसत ऊंचाई को देखते हैं, जिसका विस्तार कहां से है, पोटाबार बेसिन से लेकर दिहांग गॉर्ज तक। ये था हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के दक्षिण की संरचना की बात करें, शिवालिक हिमालय के बाद जो संरचना आती है वह क्या है दोस्तों? शिवालिक हिमालय के बाद, शिवालिक हिमालय के बाद, शिवालिक हिमालय के बाद की संरचना थी HFF या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। यह क्या करती है दोस्तों? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट यह उत्तर के मैदान को शिवालिक से अलग करती है, शिवालिक से उत्तरी मैदान को अलग करने वाली संरचना है। उत्तरी मैदान को, उत्तरी मैदान को अलग करने वाली संरचना है, अलग करती है, शिवालिक को अलग करती है। अर्थात यहां से HFF के बाद उत्तरी मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, जो हम विभाजन में हमने देखा था भारत का, जो हम भूआकृतिक विभाजन कर रहे हैं, तो पहला हमारा था उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत का, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत की पर्वतमाला है। तो यह जो संरचना है HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, यह जो है शिवालिक हिमालय और उत्तर के मैदान को अलग करने वाली संरचना है। यह तो हमने देख लिया हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। उत्तर पूर्व के पर्वतमाला की बात करते हैं दोस्तों। इसके पश्चात जो हम बात करेंगे उत्तर पूर्व की पर्वतमाला है। इसके पश्चात जो हम बात करते हैं वह है हमारा उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, अर्थात उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पर्वत श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्व या सेवन सिस्टर्स के बारे में जानते हैं। उत्तर पूर्वी 7 राज्यों को मिलाकर हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। यह हमारा मान लेते हैं यह उत्तर पूर्व की संरचना है, उत्तर पूर्व की संरचना है। सबसे उत्तर में हमारा जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्व के इसकी बात करें तो 3 माउंटेन रेंज यहाँ है। अरुणाचल प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं हम। यह हो गया हमारा उत्तर पूर्व के माउंटेन रेंज की बात। देख लेते हैं कौन कौन सी पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है। अर्थात टोटल 12 रेंज है, माउंटेन रेंज है, 12 पर्वत श्रेणियां है यहाँ। कौन से उत्तर पूर्वी राज्यों में टोटल 12 माउंटेन रेंज है उत्तर पूर्वी राज्यों में। पहला इधर देखें हम तो सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 2 3 और ये 4 जो पर्वत श्रेणी है वह अरुणाचल प्रदेश में है। पहला है हमारा अबोर, मीरी, डाफला, अबोर, मीरी। तीसरा है हमारा डाफला। तीसरा कौन सा है? डाफला। और चौथा है मिस्मी। अबोर, मीरी, डाफला, मिस्मी। ये जो माउंटेन रेंज है चारों, यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ये चारों माउंटेन रेंज है, अबोर, मीरी, डाफला, मिस्मी। उसके बाद आता है हमारा पांचवा
5वां यह जो पर्वत श्रेणी है अभोर, मिरी, डफला, मिसमी, पटकाई बुम, पटकाई बुम, यह जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मध्य, नागालैंड के मध्य अवस्थित है पटकाई बुम। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यह जो है पटकाई बुम पर्वत श्रेणी माउंटेन कहां पे है या मिसमी रेंज कहां पर है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया हमारा उत्तर पूर्वी 4-5 माउंटेन रेंज को दे दिया, उत्तर से दक्षिण के रूप क्रम में अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ उसमें अरेंज करना है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट के उसमें अरेंज करना है। और तो ऐसे सवाल यूपीएससी ने पूछा है, तो अन्य जो है पीसीएस में भी पूछे जाने की संभावना है, चाहे हम बीपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, तो हर एक एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा यह है पटकाई बुम। इसके पश्चात हमारा है अगला नागालैंड, नागा रेंज, नागा रेंज। उसके पश्चात मणिपुर राज्य में जो है पर्वत, मणिपुर रेंज, मणिपुर रेंज, मणिपुर राज्य में है मणिपुर रेंज। ये जो सारे पर्वत रेंज हैं, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये भी हिमालय के ही भाग हैं, परंतु यह कटे फटे अवस्था में है और हमें याद रखने में चीजों को आसानी हो इसलिए हम इस क्रम में अरेंज करते हैं। मणिपुर रेंज जो है, मणिपुर रेंज पर, मणिपुर राज्य में मणिपुर रेंज के मणिपुर रेंज पर या पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध झील है। मणिपुर राज्य में एक प्रसिद्ध झील है जिसे हम लोकटक झील कहते हैं, लोकटक झील, लोकटक लेक, लोकटक लेक, लोकटक लेक। यह उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, लेक है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, आइए लोकटक झील के बारे में देखें। तो यह जो है, यहां पर कैबुल लैमजो नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर, लोकटक झील पर, लोकटक लेक पर एक कैबुल लैमजो नाम का, कैबुल लैमजो, कैबुल लैमजो नामक एक नेशनल पार्क है, कैबुल लैमजो नामक एक नेशनल पार्क है। और क्या विशेषता है, यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन क्या है, यह विश्व का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, विश्व का इकलौता फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है या तैरता हुआ नेशनल पार्क है, विश्व का इकलौता तैरता नेशनल पार्क है। और क्या विशेषता है कैबुल लैमजो या लोकटक झील के बारे में, कैबुल लैमजो नेशनल पार्क में, कैबुल लैमजो नेशनल पार्क में एक संगाई हिरन, संगाई डियर नामक जानवर पाया जाता है, संगाई डियर पाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संगाई हिरन कहां पाया जाता है। लोकटक झील पर अवस्थित कैबुल लैमजो नेशनल पार्क में, लोकटक झील पर अवस्थित कैबुल लैमजो नेशनल पार्क में संगाई हिरन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संगाई हिरन, संगाई हिरन, संगाई हिरन कहां पाई जाती है, कैबुल लैमजो नेशनल पार्क में। तो यह देखा हमने। तो आइए फिर हम वापस चले अपने माउंटेन रेंज पर, माउंटेन रेंज पर। मणिपुर रेंज, मणिपुर रेंज के साउथ में हमारा मिजो रेंज, मिजोरम में है अवस्थित मिजो रेंज, या इसे हम लुसाई रेंज भी कहते हैं, लुसाई रेंज, लुसाई रेंज। लुसाई रेंज की एक विशेषता है दोस्तों, लुसाई रेंज पर एक सर्वोच्च चोटी है माउंटेन जिसे माउंट ब्लू के नाम से जानते हैं। क्या है, माउंट ब्लू। लुसाई रेंज पर है हमारा माउंट ब्लू। यह जो है लुसाई रेंज की सबसे ऊंची चोटी, लुसाई रेंज की या मिजो रेंज की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को या पर्वत शिखर को या हाईएस्ट पिक, हाईएस्ट माउंटेन पिक को क्या कहते हैं, माउंट ब्लू। हाईएस्ट पिक को कहते हैं हम माउंट ब्लू। ठीक है दोस्तों, यह हमारा था। इसके पश्चात हम देखें
इसके पश्चात यह हो गया मिजो रेंज। आगे देखें, आगे हमारा त्रिपुर रेंज, त्रिपुरा राज्य में जो है उसे त्रिपुरा रेंज कहते हैं, त्रिपुरा रेंज, त्रिपुरा रेंज। नौ नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको देख लिया आपने। अब हमारा बचता है असम राज्य में जो अवस्थित है, असम राज्य में जो माउंटेन अवस्थित है, असम में जो माउंटेन अवस्थित है, तो आइए उसको देख ले। असम में कौन कौन सा अवस्थित है? ये हमने देखा अबोर, मीरी, डाफला, मिसमी, अबोर, मिसमी, ये सब देख लिया। उसके पश्चात जो हमारा है असम राज्य में अवस्थित है, असम राज्य में अवस्थित जो है हमारे 3 माउंट पर्वत श्रेणी है, 3 चोटियां है हमारी, 3 चोटियां है हमारी असम राज्य में अवस्थित। तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। हमने मिकिर, उत्तर से दक्षिण में हम देख रहे हैं मिकिर रेंज, रेगमा, रेगमा रेंज और मिकिर रेंज, रेगमा रेंज और मिकिर, रेगमा, और जो हमारा तीसरा है दोस्तों क्या है वह? तीसरा हमारा है बराइल रेंज, बराइल, बराइल रेंज। ये 3 रेंज है असम राज्य में। तो हम असम राज्य को देख लेते हैं किस क्रम में है, थोड़ा सा इसे यहाँ पे आसानी हो देखने में, इसलिए पहले वाले को हम मिटाते हैं। आसाम राज्य में 3 पर्वत श्रेणियां हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। यह हमारा है मिकिर रेंज, रेगमा और बराइल रेंज। ये 3 रेंज हमारे कौन से हैं? मिकिर, रेगमा और बराइल रेंज। देख लिया आपने। तो एक एक करके हमने देखा अलग अलग राज्यों में कौन, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंज है। इसके पश्चात हमारा जो विभाजन था अगला, वो आकृतिक विभाजन, भारत का फिजियोलॉजिकल डिवीजन जो हमने किया था। उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं देख ली हमने। यहीं पर कुछ तथ्य आपको याद रखने चाहिए, कुछ तथ्य आपको याद रखने चाहिए। उत्तर पूर्व के यदि हम विभिन्न माउंटेन रेंज की बात करें, उत्तर पूर्व के विभिन्न माउंटेन रेंज की बात करें, तो एक सवाल हमारा बनता है कि सबसे दक्षिण में अवस्थित माउंटेन रेंज कौन सा है? सबसे साउथ में अवस्थित हिमालय का माउंटेन रेंज कौन सा है? तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं, यह कौन सा हमारा मिजो रेंज या लुसाई रेंज, मिजो या लुसाई रेंज, मिजो या लुसाई रेंज, यह जो है सबसे दक्षिण में अवस्थित माउंटेन रेंज है, सबसे दक्षिण में अवस्थित है, सबसे दक्षिण में अवस्थित नॉर्थ ईस्ट का पर्वत श्रेणी है, नॉर्थ ईस्ट की पर्वत श्रेणी है। उसके बाद एक सवाल हमारा आता है कि सर्वाधिक, नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक ऊंचाई कौन से माउंटेन रेंज की या पर्वत श्रेणी की है? तो यह हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे उत्तर में अवस्थित है, सबसे उत्तर में भी यही अवस्थित है दोस्तों। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन रेंज में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। यह जो है दोस्तों मिसमी रेंज, मिसमी रेंज, मिसमी रेंज की ऊंचाई सर्वाधिक है। नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन में मिसमी रेंज की ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई मिसमी रेंज में। तो यह था हमारा नॉर्थ ईस्ट का माउंटेन। सारे फैक्ट देख लिए हमने, कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो आप नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ सवाल आए आपके एग्जाम में और आपसे नहीं हो पाए। यह था हमारा दोस्तों। आइए हम आगे चलते हैं। अगला डिवीजन क्या था हमारा? अपना प्यारा भारत। भारत का जब हम भू आकृतिक डिवीजन किए थे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है,
हिमालय के पर्वतमाला के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो क्षेत्र था, हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान या नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान या नॉर्दर्न प्लेन। उत्तरी मैदान की बात करें दोस्तों, उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान का निर्माण जो है वह विभिन्न नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमने से या जमाव से हुआ है, उसके अवसाद या निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, सेडिमेंटेशन से हुआ है। तो यह जो है उत्तरी मैदान को हम तीन प्रमुख नदियों या उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के आधार पर बांटते हैं। उत्तर के मैदान को तीन वर्गों में बांटकर हम देखते हैं। उत्तर के मैदान को तीन नदी तंत्रों के नाम पे उस पर बांटकर हम देखते हैं। एक तो हमारा है सिंधु नदी, सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, सिंधु एवं उनकी सहायक नदी। दूसरा गंगा नदी तंत्र द्वारा, गंगा नदी तंत्र द्वारा होता है, दूसरा गंगा द्वारा होता है, और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। इन तीन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से उत्तर का विशाल मैदान बना है दोस्तों। इन तीन नदियों द्वारा, इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से, अवसादों के निक्षेपण से इस उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर के मैदान की बात करें तो इसका विस्तार, सबसे पहली बात जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार जो है दोस्तों 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार हमने देखा था कितना है दोस्तों? पूर्व पश्चिम विस्तार अपना हमारा है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2900 के आसपास है, 2900 किलोमीटर के तकरीबन है हमारा। तो और यह जो है 3200 है, तो 300 जो है उत्तर का मैदान, इसका विस्तार पाकिस्तान राज्य से, पाकिस्तान से होकर सिंधु नदी, सिंधु एवं उसकी सहायक नदी भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान राज्य में भी प्रवाहित होती है। तो उनके द्वारा, उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है उसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर अपना ब्रह्मपुत्रा घाटी या पंजाब, ब्रह्मपुत्रा घाटी और पश्चिम बंगाल तक है इस मैदान का विस्तार। इन मैदानों की चौड़ाई की बात करें, विस्तार हो गया। इन मैदानों की चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई 150 से 180 किलोमीटर के आसपास है। अर्थात उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है यह 150 से 180 किलोमीटर के क्षेत्र तक इसका विस्तार है, विस्तृत क्षेत्र में यह चौड़ाई है इसकी। उत्तर के मैदान की बात करें, उत्तर के मैदान की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान को हम तीन भागों में बांटकर, मैदानों को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पश्चिम का जो क्षेत्र है जिसका निर्माण सिंधु की सहायक नदियों द्वारा होता है, उसके पश्चात गंगा के द्वारा, गंगा की सहायक नदियों द्वारा मैदान का जिस निर्माण होता है तो गंगा का मैदान, और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है। तो इसे हम इस प्रकार बांटते हैं। उत्तर के मैदान को, उत्तर के मैदान को हम देखते हैं पंजाब, पंजाब का मैदान, उसके पश्चात गंगा नदी द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है, या गंगा नदी, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बना जो गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा विस्तार होता है, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा होता है असम का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान, असम का मैदान। यह तीन वर्गों में हम बांट के देख सकते हैं इसको। इन मैदानों की बात करें तो इसका निर्माण देखा कि निक्षेपों, अवसादों के निक्षेप से होता है, अलग अलग नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा होता है। विस्तार देख लिया इसका,
और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं हम। अब जो इसकी विशेषताएं हैं, मैदान की विशेषता, मैदान को उत्तर से दक्षिण के क्रम में, मैदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर नॉर्थ से साउथ में जो मैदानों की चौड़ाई हमने देखी, इसे सबसे पहला जो क्षेत्र है वो हमारा आता है भावर, फिर आता है तराई, तराई, उसके पश्चात हमारा है बांगर, और सबसे लास्ट में हमारा आता है खादर, खादर। ये हमारे मैदान की जो है मैदान का विभाजन जब हम उत्तर दक्षिण करते हैं तो भावर, तराई, बांगर, खादर के रूप में करते हैं। एक एक करके देखेंगे, जानेंगे इसे, यह क्या है, भावर, तराई, बांगर, खादर क्या है, उत्तर दक्षिण में क्रम में देखें, इसका विभाजन किया हमने, तो यह है दोस्तों भावर, तराई। मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए, ये रहा हमारा हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के पश्चात उत्तर का मैदान बनता है दोस्तों, उत्तर का मैदान शिवालिक हिमालय, यह मैदान है उत्तरी मैदान। तो हिमालय से जो नदियां आती है, हिमालय से जो नदियां आती है, प्रवाहित होती है, गंगा, यमुना या सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, तो ये नदियां हिमालय से उतरती है, अपने साथ जल के साथ साथ या अवसादों को लेके आती है, जिससे हमारा मैदान बनता है। तो पर्वत से जब, हिमालय से जब नदियां उतरती है तो इसके ढाल में इसका स्लोप जो है अचानक कम हो जाता है, ढाल जो है, स्लोप जो है, ढाल, ढाल इसे कहते हैं, यहां से जो उतरती है तो यह किस प्रकार हो जाती है, ढाल, ढाल इस प्रकार कम हो जाती है। तो ढाल में जो कमी आती है, तीव्र कमी आ जाती है, अचानक ढाल कम हो जाती है, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों का जो पहले जो भारी बड़े संरचना आकार के पत्थर है या टुकड़े हैं, ग्रेवल्स है, वह जो है पहले जमा होगा, उनका निक्षेप सबसे पहले हो जाएगा, भारी कण है वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पास में जमा होंगे, उसके पश्चात जो हल्के कण है वो आगे जाके नदी के बहाव के साथ आगे बहेंगे, तो उसी क्रम में इसका विकास हुआ है। तो ऐसे जैसे हम देखते हैं, यह हमारा था हिमालय, यहां से नदियां उतर रही है, तो यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण होता है, यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण हो जाता है, जो बड़े टुकड़े लेके आते हैं वो पत्थर या टुकड़े या मार्बल, ग्रेवल्स, ग्रेवल्स लेके आते हैं, ये नदियां उतर रही है यहाँ, तो इसे ही हम कहते हैं भावर, भावर कहते हैं, भावर। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, यहां पर हम देखें भावर, भावर, इसके पश्चात हम आगे बढ़े, पहले हम देख लेते हैं कि ये जो संरचना है हमारे मैदान की, भावर, उसके पश्चात छोटे छोटे जो कण है, छोटे छोटे पदार्थ कण जो है वह आगे हमारी संरचना है, तो यह होता है हमारा तराई, उसके पश्चात हमारा मृदा का निर्माण होता है और छोटे छोटे कण, यह हुआ हमारा बांगर, बांगर, उसके पश्चात खादर, बांगर और खादर। इस प्रकार यह हमारे मैदान का उत्तर से दक्षिण के क्रम में विभाजन है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। यहां जब नदियां उतरती है दोस्तों तो बड़े पत्थरों का सबसे पहले भारी या बड़े पत्थरों का निक्षेपण करती है, सेडिमेंट जो लेके आती है वो उसको यहां छोड़ देती है। तो यहां क्या होती है, बड़े पत्थर जो है एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार अरेंज होते हैं कि यह पोरस हो जाता है, अर्थात छिद्रयुक्त, या इसमें कोई भी तरल पदार्थ जाए तो यह अंदर चली जाए, पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है। तो नदियां जब उतरती है नीचे इन क्षेत्रों में तो नदियां विलुप्त हो जाती है, भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है, भावर क्षेत्र में नदियां यहां विलुप्त हो जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नदियां कहां विलुप्त हो जाती है, और ये जो पत्थर की संरचना है यहां पर ही भावर क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए गए जल पत्थरों का निक्षेप जो होता है, तो यहाँ पर जलोढ़ पंख
और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है यहाँ दोस्तों। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का यहाँ निक्षेपण होता है या निर्माण होता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु या एलुवियल कॉन या एलुवियल फैन कहाँ पाई जाती है। पंख या फैन, एलुवियल पंख और शंकु कहाँ पाए जाते हैं, यही संरचना होती है। शंकु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ये जो सेडिमेंट पत्थर होते हैं यह कोन आकार में होते हैं। शंकु के आकार में ये शंकु के आकार में इसका जो है निर्माण होता है। इस प्रकार यह जो है बनता है, इस प्रकार की यह संरचना होती है। और यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती है, अर्थात नदियां दिखती नहीं है। यह नहीं है कि नदियां वहां से समाप्त हो जाती है, नदियां पत्थर के नीचे नीचे प्रवाहित होती है या जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंख के नीचे प्रवाहित होती है, या हम कहें भावर के क्षेत्र में यह नदियां विलुप्त हो जाती है या दिखती नहीं है। उसके पश्चात जो हमारा अगला संरचना है दोस्तों, उसके पश्चात अगला संरचना है हमारा तराई। तराई क्षेत्रों में नदियां पुनः वापस आती है, पुनः जमीन पर वापस आती है। तराई क्षेत्रों में नदियां पूरा वापस आती है। और तराई क्षेत्रों में नदी की जो है बहिकाएं या नदी जिस दिशा में या धारा में बहती है उसकी निश्चित दिशा तय नहीं होती है, उसकी निश्चित दिशा निर्धारित नहीं होती है, जिस कारण नदी का विस्तार हो जाता है। पूरे क्षेत्र में नदियां विस्तारित हो जाती है और फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में नदियां एक दिशा तय करती है या एक दिशा में बहती है। परंतु जैसे ही भावर से तराई क्षेत्रों में आती है तो नदियों की जो पानी है इसे अचानक से नीचे से निकलती है और फैल जाती है क्षेत्र में, जिस कारण वितरिकाएं या बहिकाएं जो है उसकी नदी की निश्चित नहीं होने के कारण तराई क्षेत्र जो है दलदली क्षेत्र हो जाता है, अर्थात अनूप का निर्माण करता है या दलदली क्षेत्र बन जाता है। तराई क्षेत्र में अनूप का निर्माण होता है। अनूप किसे कहते हैं, जहां सूखी जमीन ना हो या दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है तराई क्षेत्र में। इसके पश्चात और जो छोटे से तत्व है, इसके पश्चात और जो छोटे सेडिमेंट है उससे जो है हमारे मैदान का निर्माण होता है। तो पुराने जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं, पुराने जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को, ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं, बांगर। और यह सबसे नवीनतम संरचना है, अर्थात जो नए मैदानों का निर्माण होता है उसे हम खादर कहते हैं। खादर जो है नवीनतम जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर। यह हो गया हमारा हिमालय से उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो हम उत्तरी मैदान को बांटते हैं, भावर, तराई, बांगर और खादर में बांटते हैं। इसकी विशेषता देख लिया हमने। अब हम देखें कि उत्तर के मैदान की जो ये जो विशेषताएं हमने देखी, तो इनका विस्तार किन किन राज्यों में, भारत के किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो सबसे पहले हम पश्चिम से चले। हिमालय की नदियों में तो तराई तो पर्वतपदी क्षेत्र में पाई जाती है। भावर और तराई जो है पर्वत के गिरिपद में या पर्वत के नीचे वाली जो संरचना है वहां दिखती है, जिसका विस्तार 8 से 10 किलोमीटर की जो क्षेत्र में है वह होता है हमारा भावर। 10 से 20 किलोमीटर तराई क्षेत्र। उसके पश्चात हमारा मैदान आता है। तो मैदानों में हमने देखा जो मैदानों की जलोढ़ मृदा है, संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान जो है जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल से बनी हुई है। तो इसमें देखा हमने पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर। तो बांगर मृदा जो है यह पश्चिम में उत्तर पश्चिमी राज्यों की मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार दिखता है हमको। इसका विस्तार हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। अर्थात यह पुरानी संरचना है, पुरानी संरचना है। यहाँ नए निक्षेप नहीं हो रहे हैं, अर्थात नदियों द्वारा इन क्षेत्रों में नए अवसादों का निक्षेपण नहीं होता है, जिसके कारण इन मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। धीरे धीरे पोषक तत्वों की, क्योंकि नई मृदा का निक्षेपण नहीं होता है और कई प्रकार के अपर्दन के कारकों द्वारा, नदी द्वारा, हवा द्वारा इनका अपर्दन भी हुआ इन क्षेत्रों के मृदा का, या फिर कृषि की अवैज्ञानिक तकनीक को अपनाने के कारण भी इन क्षेत्रों की मृदा का जो है अपर्दन हो रहा है। इन क्षेत्रों में जो मृदा की संरचना है, यह पुराने बांगर मृदा की जो संरचना है, इसमें एलुवियल सॉइल तो है, जलोढ़ मृदा तो है, परंतु यह कंकर जो है, कंकर पत्थर की संरचना, छोटे छोटे कंकर पत्थर भी मिलते हैं इसमें, कंकर पत्थर दिखते हैं। इसकी उत्पादकता क्या होगी दोस्तों? नए मृदा का निक्षेप नहीं होने के कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण उत्पादकता कम होती है। और कम उत्पादकता को ही जो है हम ठीक करने के लिए कम उत्पादक ठीक करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का काफी मात्रा में प्रयोग होने के कारण भी जो है इन क्षेत्रों की मृदा जो है लवणीय हो चुकी है, अर्थात मृदा का क्षरण हो रहा है। आगे हम मृदा का क्षरण भी, जब हम मृदा देखेंगे तो उसमें देखेंगे हमारा मृदा क्षरण क्या है। इसके पश्चात था हमारा नवीनतम जलोढ़ मृदा, खादर मृदा का विस्तार जो है, खादर का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन राज्यों तक नवीनतम जलोढ़ मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है, या खादर मृदा का विस्तार हमें इन क्षेत्रों में दिखता है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों की मृदा की उत्पादकता क्या होगी दोस्तों? अपने बांगर की तुलना में खादर में ज्यादा अच्छी होगी उत्पादकता। और मुख्य वजह क्या है? प्रतिवर्ष गंगा एवं उसके सहायक नदियों और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों द्वारा इन क्षेत्रों में नए जो है सेडिमेंट, कई अवसादों का निक्षेपण प्रतिवर्ष होता है। आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्रा या असम में और बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या होती है, या बाढ़ से प्रभावित रहती है नदियां, जो बाढ़ के कारण फैलाव होता है तो उनके द्वारा नए अवसादों का निक्षेपण होता है, इस कारण यह मृदा जो है रिचार्ज होते रहती है, हर साल रिचार्ज होती है। और यह एक प्रमुख वजह है कि इन क्षेत्रों की मृदा या खादर मृदा भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे उत्पादक या सबसे फर्टाइल सॉइल में से एक है। खादर का देख लिया हमने विस्तार दोस्तों, उत्तरी मैदान का संपूर्ण विस्तार देख लिया, जो है पंजाब से लेकर असम तक। इसके पश्चात जो हमारा तीसरा विभाजन था हमारा, वह क्या था दोस्तों? वह था हमारा पश्चिम में थार मरुस्थल की विशेषता को भी हम देखेंगे। पश्चिम में क्या था हमारा? थार मरुस्थल। यह जो हमारा क्षेत्र है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट है। तो अगला हमारा है भारतीय मरुस्थल। अगला क्या है हमारा? भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल जिसका नाम क्या है? थार मरुस्थल या थार डेजर्ट। तो पहली बात तो डेजर्ट किसे कहते हैं? तो जहां वार्षिक औसत वर्षा
औसत वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है, औसत वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वह 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम हो। औसत वर्षा जो है थार मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो इन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर पूरे वर्ष भर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पूरे वर्ष में 25 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती, जिसके कारण इन क्षेत्रों में नमी की कमी होगी, वातावरण शुष्क होगा या वातावरण जो ड्राई होगा, वेदर जो है शुष्क ड्राई होगा दोस्तों। और क्या विशेषता होगी थार की? मृदा में नमी के कमी के कारण मृदा टूट जाएगी, मृदा जो है टूटने लग जाएगी, मृदा का अपर्दन होगा, हवा के द्वारा मृदा का अपर्दन अत्यधिक मात्रा में होगा, और जिसके कारण मृदा के अपर्दन के कारण छोटे छोटे कण उड़ के एक जगह से दूसरे स्थान चले जाएंगे, और मृदा में अपर्दन अत्यधिक मात्रा में होने के कारण क्या होगा, तो वो रेत का निर्माण हो जाता है या रेतीला क्षेत्र हो जाता है। और क्या हो जाता है, मृदा में अपर्दन अधिक होगा तो रेतीला क्षेत्र होता है, यह जो है रेतीला क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम है तो कैसे पौधे होंगे? कम वर्षा के कारण पौधे जो है अपने नमी को बनाए रखने के लिए या उत्सर्जन के दर को कम करने के लिए क्या करती है, तो यह जो पत्ते इनके जो है कटीले झाड़ियों में या कांटेदार हो जाते हैं, यह जो है कटीले झाड़ियों में परिवर्तित हो जाता है, या कटीले झाड़ियों में यह परिवर्तित हो जाती है, या फिर क्या होती है, यह जो है कांटेदार तने के रूप में कैक्टस इत्यादि आपने देखा होगा, कांटेदार तने के रूप में यह जो है आगे परिवर्तित हो जाती है, कांटेदार झाड़ियां या कैक्टस, इसमें यह परिवर्तित हो जाती है। थार मरुस्थल का विस्तार जो है दोस्तों वह अरावली रेंज है, राजस्थान में गुजरात से लेकर राजस्थान तक, दिल्ली तक अरावली रेंज है। अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थली क्षेत्र है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जैसे है हमारा राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर, जैसलमेर, इस तरह के जिले जो हैं वो रेगिस्तानी या थार मरुस्थली क्षेत्र में। और थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, भारत में राजस्थान और गुजरात राज्य में है, और वहीं पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है, पाकिस्तानी क्षेत्र सीमा के उस पार थार मरुस्थल का विस्तार है। तो यह था हमारा दोस्तों भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल के बारे में। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक आएगा प्रायद्वीपीय पठार। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलन प्लेटू। तो आज हमारा लेक्चर, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।